दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 14 साल पहले एक 13 हत्याकांड हुआ। इसमें धर्म, राजनीति और प्यार, वो हर एंगल जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्राइम पर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं कहानी की तरफ। आधी रात पार हो चुकी थी, पार्टी शराब पर थी, सभी की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। एकाएक सुधीर बोला, सुनील, यह कैसा यार है तेरा? पार्टी छोड़कर घर में घुसकर बैठ गया। बोला, इसे यह तो बेइज्जती की बात है। सुनील को अब पार्टी का माहौल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सुधीर बार बार अपनी बेइज्जती का हवाला देकर उसके ऊपर दबाव बनाने लगा। आखिरकार सुनील बाहर निकला और उसने इजलाल के घर के नीचे जाकर उसे आवाज दी। थोड़ी देर में इजलाल आया तो सुधीर ने अपनी दोस्ती को लेकर के उस पर ताना कसा। थोड़ी देर की गर्मा गर्मी में बात सीबा तक आई तो इजलाल की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपनी अंटी से पिस्टल निकाला और सुधीर को निशाना बनाकर गोली मार दी। अवाक रह गए सारे। फिर इजलाल जोर से चिल्लाया, इंसानों को पकड़कर सामने कमरे में डालो, आज कोई निकलकर बचना नहीं चाहिए। सारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा। गोली लगने के बाद सुधीर निढाल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। सुनील और पुनीत ने जान बचाने के लिए अंधेरे में ही भागना शुरू किया, लेकिन इजलाल के 1 दर्जन गुर्गों के सामने अनजाने इलाके से बचकर निकल आना नामुमकिन था। यही हुआ भी। सुनील और पुनीत मेरठ के गुदड़ी बाजार की सकरी गलियों में फंसकर रह गए। गुर्गों ने उन्हें दबोच लिया और इजलाल के सामने पेश किया। किसी कबीले की अदालत जैसा नजारा था। इजलाल के इशारे पर उसके गुर्गों ने मीट काटने वाले कई बड़े चाकू निकाल लिए। सुनील और पुनीत अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, लेकिन इस सुनसान अंधेरे में उनकी पुकार कौन सुनता। इजलाल ने सुनील और पुनीत को कत्ल करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में भाड़े के गुर्गों ने सुनील और पुनीत के गले चाक कर दिए। दोनों के शरीर थोड़ी देर छटपटाते रहे और फिर ठंडे पड़ गए। पूरी सड़क और उसके दोनों तरफ की नालियों में ताजा खून की धारा बह रही। 23 मई 2008 की सुबह बागपत के बलौनी गांव के जंगल में कई गाड़ियों की हलचल देखी। सड़क से कुछ दूरी पर एक कार हिंडन नदी के ओर बढ़ती जा रही थी। तभी कीचड़ में टायर फंस गया। काफी देर मशक्कत के बाद भी जब कार नहीं निकली तो सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी गाड़ी से एक आवाज आई, चलो। सभी गाड़ियां सड़क किनारे इकट्ठा हुई और मुड़कर मेरठ की ओर निकल गई। थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठे बागपत के दुष्यंत तोमर सब देख रहे थे। गाड़ियों का काफिला दूर निकल जाने के बाद उन्होंने नदी के पास जाकर खड़ी कार को देखा तो वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अनहोनी की आशंका मन में समेट कर वह कार के पास पहुंचे और अंदर झांका। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट पर एक लाश औंधी पड़ी थी। वह पीछे लौटे और पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में मौके पर बलौनी थाने से पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी में भी 2 लाशें मिली। पुलिस के साथ जब दुष्यंत ने लाशों को गौर से देखा तो उनका गला रूंध आया। ये दोनों लाशें मेरठ कॉलेज के छात्र सुधीर उज्जवल और पुनीत गिरी की। तीसरा उनका दोस्त सुनील ढाका था। दुष्यंत इसी कॉलेज के स्टूडेंट लीडर थे। इधर मेरठ में सुबह से ही सुनील, पुनीत और सुशील को उनके घर वाले तलाश कर रहे थे। चर्चा थी कि शहर के विक्टोरिया पार्क के स्विमिंग पूल में नहा रहे तीनों दोस्तों को आधी रात के वक्त मीट कारोबारी हाजी इकलाल अपने साथ पार्टी कराने ले गए थे, लेकिन बाद में उनका पता नहीं चला। सुधीर मेरठ कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था और बागपत के सिरसलगढ़ का निवासी था। पुनीत मेरठ के परीक्षितगढ़ का रहने वाला था और मेरठ कॉलेज में MCOM सेकेंड ईयर का छात्र था। वहीं सुशील ढाका मेरठ के जागृति बिहार का रहने वाला था और रेलवे में ठेकेदारी करता था। हाजी इकलाल मेरठ का बड़ा मीट कारोबारी और बहुजन समाज पार्टी का नेता था। इजलाल के चाचा हाजी इकलाल ने 80 के दशक में अपना मीट कारोबार शुरू किया और सत्ता की बैसाखी के सहारे इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1993 में वह जनता दल के टिकट पर मेरठ विधानसभा सीट से विधायक बने। 2000 में बसपा की टिकट पर हाजी इकलाल के बेटे और इजलाल के चचेरे भाई शाहिद इकलाल मेरठ के मेयर चुने गए। 2004 में वह बसपा के टिकट पर लोकसभा में भी पहुंच गए। इजलाल की मां हज्जन जुबैदा भी मेरठ नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी।
हत्याकांड से पहले इजलाल खुद बसपा से चुनाव लड़ना चाहता था और टिकट के लिए आवेदन भी कर रखा था। पूरा परिवार बसपा को समर्पित था, इसलिए मायावती सरकार में तोती बोलती थी। पुलिस जांच में जुटी और तभी उसे बड़ा सबूत मिला। गुदड़ी बाजार से लेकर बागपत के जंगल तक देवेंद्र आहूजा उर्फ नन्नू ड्राइवर पूरी वारदात में कातिलों का हमसाया रहा। इजलाल का पुराना ड्राइवर था देवेंद्र। लाशों से भरी गाड़ी छोड़ने के बाद जब वह घर पहुंचा तो खौफ के चलते बुखार चढ़ाया उसे। उसकी हालत देखकर जब घर वालों ने पूछना शुरू किया, बहुत देर तक राज को राज न रख सका और पूरी बात बता दी। घर वाले उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे। मामला हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस ने देवेंद्र को चुपचाप अपने घर में बने रहने की हिदायत देकर थाने से भेज दिया। देवेंद्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस गुदड़ी बाजार में मौका वारदात तलाशने लगी। बागपत पुलिस ने बलौनी थाने में ट्रिपल मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मृतकों के घर वालों की मांग पर केस को मेरठ के शहर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया। जब इजलाल हाथ नहीं आया तो मेरठ पुलिस पर उसे साजिशन बचाने के आरोप लगने लगे। मेरठ कॉलेज के छात्रों ने बाजार बंद करा दिया। पुलिस पर दबाव बना तो इजलाल को सरेंडर कराने की कोशिशें तेज हो गई। मामले की जांच शहर कोतवाली से हटाकर सदर बाजार के थानेदार डीके बलियान को दे दी गई। बलियान ईमानदार छप के पुलिस अफसर माने जाते थे। उन्होंने तस्दीक शुरू की और पुख्ता सबूत इकट्ठा करके पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी। हाजी इजलाल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 21 अक्टूबर 2008 को चार्जशीट फाइल कर दी। सबसे बड़ा सवाल था कि सुधीर और उसके दोस्तों की हाजी इजलाल से आखिर अदावत क्या थी। दरअसल मेरठ के सैन्य इलाके से सटा गंगानगर उन दिनों धीरे धीरे आकार ले रहा था। यहाँ के राधा गार्डन में किराए की एक कोठी में खूबसूरत सीवा सिरोही रहती थी। वह भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। पति भी सेना में बड़े अफसर थे उसके। नॉर्थ ईस्ट टीम में पोस्टिंग थी। पति पत्नी के बीच इस भौगोलिक दूरी ने कहानी में एक प्रेमी की आमद कराई। हाजी इजलाल वह शादीशुदा था, लेकिन खूबसूरत हसीनाओं से रिश्ते रखना फितरत थी उसकी। एक मामूली सी मुलाकात के बाद सीवा से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। सीवा के हुस्न के जाल में इजलाल इस तरह गिरफ्तार हुआ कि उसने उसे एक कोठी किराए पर लेकर दी, जहां दोनों वक्त बिताते थे। लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े, हर वो चीज जो सीवा की ख्वाहिश होती इजलाल चुटकी बजाते हाजिर कर देता। कुछ वक्त बीता। सीवा के लिए इजलाल जैसे रिश्ते अब फैशन बनने लगे। सुधीर उज्ज्वल के एक साथी से सीवा की दोस्ती हो गई। वह इजलाल की गैर हाजिरी में सीवा की कोठी पर आता जाता। उसे इजलाल का सीवा के पास आना जाना खटकने लगा था। उसने सुधीर से इस बात का जिक्र किया। सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गंगानगर और शहर के बेगम ब्रिज पर 2 बार इजलाल और सुधीर और उसके साथियों का आमना सामना हुआ। दोनों बार सुधीर और उसके दोस्त इजलाल पर भारी पड़े। सीवा जाट जात से थी और उसे चाहने वाला सुधीर का दोस्त भी उसी बिरादरी से था। सुधीर और उसका दूसरा दोस्त सुनील ढाका भी जाट थे। उन्हें ऐतराज इस बात से था कि इजलाल के मुस्लिम होते हुए भी सीवा उसके प्यार की गिरफ्त में क्यों है। इसे लेकर सीवा को भी एक आध बार चेतावनी दी गई। इधर 2 बार टकराव के बाद इजलाल समझ चुका था कि जाट लैंड पर जाटों से टकराना उसकी कुव्वत के बाहर की बात है, भले राज्य में उसकी पार्टी की सरकार हो। इसीलिए उसने सुनील और पुनीत के परिवार से मिलकर समझौते की चौरस बिछाई। परिवारों की मौजूदगी में समझौता हुआ। सुधीर और उसके दोस्तों ने इजलाल से हाथ मिला लिया। अब इस नई दोस्ती के नाम पार्टियां होने लगी, लेकिन इजलाल के दिल के अंदर बदले के अंगारे सुलग रहे थे। 22-23 मई 2008 की रात वह मौका आया। सुधीर और उसके साथियों को बिरयानी की दावत के लिए इजलाल अपनी कोठी पर ले आया और हत्याकांड को अंजाम दिया। केस की तस्दीक में सत्ता से लेकर पैसे तक का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बड़े बड़े अफसर तक इजलाल के पैसे और रसूख की गिरफ्त में थे। जांच कर रहे डीके बलियान पर एक बड़े अफसर ने 3 आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया। इन आरोपियों में इजलाल के 2 सगे भाई और एक बहनोई बदरुद्दीन था। बलियान ने विरोध किया तो उनका ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। मामला सरकार के कानों तक पहुंचा। डीके बलियान को वापस मेरठ भेजा गया और बड़े अफसर को मेरठ से बाहर। इजलाल की नाटकीय गिरफ्तारी को लेकर मीडिया और पुलिस पर भी आरोप लगे। शहर कोतवाली के प्रभारी और इलाके के सीईओ इजलाल की गिरफ्तारी के बाद उनके पद से हटा दिया गया। इजलाल को पुलिस एनकाउंटर से बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट मेरठ और बागपत पुलिस के कुछ अफसरों ने मीडिया के साथ मिलकर रची।
14 साल पुराने इस हत्याकांड में पुलिस ने इजलाल और उसके दोनों भाइयों, एक बहनोई, 4 नौकर और 5 गुर्गों और शिवा सिरोही के खिलाफ सबूत हासिल किए हैं। पुलिस ने इजलाल को गैंगस्टर एक्ट की धारा में निरुद्ध भी किया और उसके साथियों को उसके गैंग का सदस्य माना। 14 जुलाई 2010 से इस केस में गवाही शुरू हुई। आखिरी गवाह ने 2020 में अपनी आप बीती बयां की। 5 आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। वहीं इजलाल और उसके कई साथी वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे बंद अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साइलेंट क्राइम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।